बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर गांव में एक बड़ा परिवार रहता था। परिवार की मुखिया भाग्यवती के दो बेटे थे, रतनलाल और चमनलाल। भाग्यवती को अपने ऊपर बहुत घमंड था कि वो दो दो बेटों की माँ है। वो अपने दोनों बेटों के लिए सबसे सुंदर लड़कियां ब्याह कर लाई थी। रतनलाल की पत्नी का नाम सुहासिनी था और चमनलाल की पत्नी का नाम उर्मिला था। दोनों ही सुंदरता में एक दूसरे से अव्वल थीं और दोनों ही बहू एक ही समय से गर्भवती थीं। अरे ओ मेरी दोनों बहुओं, इधर आओ। चलो, मैंने तुम दोनों के लिए ये सेब काट दिए हैं। माँ जी, रोज इतने सारे सेब काट कर दे देती हैं। अब तो मन भी भर गया है खाने से। अरे, इस अवस्था में जितने सेब खाओगे उतना ही गोरा बच्चा पैदा होगा। हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हुए आ रहे हैं। पर हमारे घर में तो सभी गोरे हैं, तो बच्चे भी गोरे ही होंगे ना माँ जी। हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। पर सेब खाने से बच्चा स्वस्थ भी होता है। ये लो माँ जी, मैं आपकी चाय बना कर ले आई। ला दे, जीती रहे जीती रहे। ये ले, तू भी सेब खा। बस भगवान बच्चे को इतना सुंदर बनाए, इतना स्वस्थ बनाए। मैं तो पूरा दिन दोनों के साथ खूब खेला करूंगी। भाग्यवती को लगता था कि उसके खानदान में सब आज तक सिर्फ गोरे ही हैं, तो उसके घर काला बच्चा पैदा नहीं हो सकता। धीरे धीरे समय बीतता है और पहले उर्मिला को प्रसव पीड़ा होती है। वो एक बहुत ही सुंदर लड़की को जन्म देती है। सब बहुत खुश होते हैं और भाग्यवती तो अपनी पोती के ऊपर से रुपए वार कर नौकरानी को दे देती है। चांद सी पोती हुई है मालकिन आपके यहाँ पर तो। बड़ी बीवी जी को भी बच्चा हो जाने दो, फिर मुंह मांगे पैसे लूंगी। हाय हाय, कैसी छोटी बात करती है। भला आज तक तुझे कभी किसी चीज के लिए मना किया है? मेरी बड़ी बहू के यहाँ भी बच्चा होने दे, फिर देख तुझे क्या देती है। मैंने सोचा था कि पहले मेरे यहाँ बच्चा होगा, लेकिन देखो तो पहले छोटे के यहाँ बच्चा हुआ। चलो कोई बात नहीं, एक दिन ऊपर नीचे पर हमारे यहाँ भी जल्दी खुशियां आने वाली हैं। कुछ भी कहो, चमनलाल की बेटी बहुत सुंदर पैदा हुई है। ये मक्खन जैसा रंग है उसका और सुनहरे बालों वाली, सच में देखते ही ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई गुड़िया हो। बस कुछ दिन की बात है, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होगा। 6 दिन बाद ही सुहासिनी को भी प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और वो भी एक बेटी को जन्म देती है जो काफी सांवली होती है। ये देखकर भाग्यवती अपना माथा पीट लेती है। हे भगवान, ये कौन से जन्म का कर्म सामने आया है जो इतनी सांवली बेटी पैदा हुई। उर्मिला, जो कि बहुत सुंदर बेटी की मां बनी थी, मौके का फायदा उठाकर भाग्यवती को बोलती है, हे भगवान, इतनी सांवली बेटी को जन्म दिया है दीदी ने। माँ जी, खानदान में तो कोई भी इतना काला नहीं है। खुद भैया और दीदी को ही देख लो, कितना रंग साफ है। पता नहीं लड़की किस पर गई है। उर्मिला की बातें सुहासिनी को तीर की तरह चुभती है और वो गुस्से में बोलती है, उर्मिला, जरा तो सोच समझ कर बोलो। मेरे यहाँ सांवली बेटी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे किरदार पर उंगली उठाना शुरू कर दो। जो भी बोलना आइंदा से सोच समझ कर बोलना। हाय हाय, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था। मैं तो देखूं भी ना तुम्हारी बेटी की तरफ। खुद रतनलाल भी बड़ा मायूस हो जाता है कि उसके यहाँ पर सांवली बेटी हुई है। बुरा मत मानना सुहासिनी, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरे यहाँ बेटी हुई, पर मुझे इस बात का बड़ा दुख हो रहा है कि मेरी बेटी बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। वो बिल्कुल भी अपनी बहन जैसी दिखाई नहीं देती। चमनलाल की बेटी को देखो। मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने इसको 9 महीने अपना खून पिलाया है और ये जैसी भी है मेरी बेटी है। गोरा काला ये सब मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इसे मैंने जन्म दिया है। सुहासिनी के यहाँ सांवली बेटी पैदा होने पर घर वाले तो क्या, सुहासिनी को बाहर वाले भी ताने मार रहे थे। खुद जब उसकी माँ अपनी नातिन को देखने आती है, मेरी खुशी दुगनी हो जाती अगर मेरी नातिन भी उर्मिला की बेटी जितनी सुंदर होती। सुहासिनी, तुझे बहुत हिम्मत से काम लेना होगा बेटा। इस लड़की का सांवला रंग तेरे लिए बहुत मुश्किलें खड़ी करने वाला है, और इसके लिए तो है ही है। तुम भी औरों की तरह बातें कर रही हो माँ। अगर मैं तुम्हारे यहाँ सांवली पैदा होती तो क्या तुम मुझे कचरे में फेंक देती? पर तुम तो बहुत सुंदर पैदा हुई थी। अब मैं क्या बोलूं,
तुझे मेरी बात अभी बुरी लग रही है, लेकिन ये सच है। सांवला रंग इस लड़की का, देख लेना, तुम्हारे लिए मुसीबत बनेगा। जितना मुंह उतनी बातें। देखते ही देखते वक्त बीता और दोनों बहनें स्कूल जाने लगती हैं। उर्मिला ने अपनी बेटी का नाम शिखा रखा तो सुहासिनी ने अपनी बेटी का नाम पद्मिनी रखा। शिखा को बचपन से यही बताया गया कि वो बहुत सुंदर है, और ये बात उसके दिमाग में इस तरह बैठ गई कि वो पद्मिनी को अपने सामने कुछ भी ना समझती। दादी भी सारे लाड अपनी पोती शिखा पर ही लुटाती। बेचारी पद्मिनी हमेशा कोने में खड़े होकर ये देखती, अपनी माँ से ढेरों सवाल करती और उसकी माँ उसे किसी न किसी बात से बहलाने की कोशिश करती। पद्मिनी बेटा, ये गोरा काला छोटा बड़ा ये सब हमारी सोच है। इंसान का अच्छा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब तुम ही बताओ, अगर कोई बहुत गोरा है लेकिन वो बदतमीजी से बात करता है तो क्या तुम उससे अच्छा बोलोगी? पद्मिनी ना में गर्दन हिलाती है। हमेशा याद रखना, तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हारी पहचान बनेगा, ये रंग नहीं। वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करके पद्मिनी के मन को हल्का करती। स्कूल में भी सब शिखा के दोस्त बन जाते हैं, लेकिन पद्मिनी अलग अलग ही बैठी रहती। इन सब से बचने के लिए पद्मिनी अपनी किताबों में घुस गई और धीरे धीरे वो पढ़ाई में इतनी अच्छी हो गई कि उसे हर चीज का ज्ञान होने लगा। समय बीतता है और दोनों लड़कियां जवान हो जाती हैं। शिखा का आज 18वां जन्मदिन था और 6 दिन बाद पद्मिनी का भी जन्मदिन था। चमनलाल शहर गया था तो वो अपनी बेटी और अपनी भतीजी दोनों के लिए कपड़े लेकर आता है। शिखा के लिए जहां वो बहुत प्यारे गुलाबी रंग का सूट लेकर आता है, तो वहीं पद्मिनी के लिए पीले रंग का सूट लेकर आता है, जिसे पहनने पर पद्मिनी का रंग और भी सांवला नजर आता है। और ये देखकर शिखा तेज तेज हंसने लगती है। तुम्हें देखकर तो पद्मिनी में डर ही गई। मुझे लगा एक बड़ा सा ततैया चल रहा है। उसके ये बोलते ही सब हंसने लगे। पद्मिनी को ये बहुत बुरा लगता है और वो उल्टे पैर अपने कमरे में चली जाती है। बेटा, मैं तुझे कितना समझाती हूँ, लेकिन तेरी समझ में बात ही नहीं आती। लोगों को क्या है, वो तो कहने के लिए ही बने हैं। तुमने सुना माँ, उसने कहा मुझे कि मैं ततैया जैसी दिख रही हूँ। क्या मैं सच में इतनी बुरी दिखाई दे रही हूँ? तो तुम इस बात को इतना दिल पर क्यों लगा रही हो? तुम ये भी तो देखो कि ततैया कितना पावरफुल होता है। एक डंक से ही वो आदमी को हिला कर रख देता है। इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। अपनी पढ़ाई पूरी करो और सबको कुछ बन कर दिखाओ, वही ततैया वाला डंक बन जाओ। इसका ये मतलब हुआ कि अपने अंदर की ताकत को पहचानो। और चलो, इन्हीं कपड़ों में नीचे चलो और शिखा का जन्मदिन मनाओ। फिर आत्मविश्वास के साथ पद्मिनी अपनी माँ के साथ जन्मदिन मनाती है और 6 दिन बाद वो अपना जन्मदिन भी धूमधाम से मनाती है। जन्मदिन पर बुलाए गए आसपास के मेहमानों में से एक गांव के जमींदार को अपने बेटे के लिए शिखा बहुत पसंद आ जाती है और ये बात वो भाग्यवती से बोल देता है। इसे कहते हैं रंग रूप का असर। घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता शिखा के लिए आया है। जमींदार ने अपने बेटे के लिए शिखा को पसंद किया है। ये सुनकर घर में सब खुश हो जाते हैं और उर्मिला तो सीना चौड़ा करके खड़ी हो जाती है। मैं तो शुरू से ही जानती थी कि शिखा इतनी सुंदर है, इसे तो कोई राजकुमार ही पसंद करेगा। सुहासिनी थोड़ा मायूस तो होती है, लेकिन उसे पता था कि उसे अपनी बेटी को कामयाब बनाना है ताकि सब उसे जाने। कोई भी ये ना कहे कि ये फला की बेटी है, ये फला की बहू है। शादी की बात जोर शोर से चलने लगती है और उधर माँ, मैं इतनी सुंदर हूँ, देखो ना मेरे लिए कितना अच्छा रिश्ता है। अब तो मैं जाकर सेठानी बन जाऊंगी, न कोई काम करूंगी, नौकर चाकर आगे पीछे घूमेंगे। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुझे तो कोई काम आता ही नहीं है। अभी 1 महीना रह गया है शादी को, जल्दी जल्दी सारे काम सीख ले। रंग रूप के साथ साथ अगर तूने काम भी करके दिखाया तो तेरी सारी जिंदगी उस घर में नाक ऊंची रहेगी। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और शिखा कुछ भी नहीं सीखती। ब्याह कर वो अपने ससुराल चली जाती है और उधर पद्मिनी आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चली आती है। घर में भाग्यवती, रतनलाल, चमनलाल और उसकी पत्नी सब इस बात के खिलाफ होते हैं, लेकिन सुहासिनी सबसे लड़कर अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए शहर भेज देती है। क्या करोगी उसे इतना पढ़ाकर?
शिक्षा को देख कितनी जल्दी उसका ब्याह भी हो गया, और मैं इसके लिए अगर लड़का ढूंढने जाऊं तो सब इसके रंग रूप की वजह से मना कर देंगे। बस करो, एक बाप होकर तुम कैसी बातें कर रहे हो। जब देखो अपनी बेटी को उसके रंग रूप के लिए कोसते रहते हो। नहीं होगी शादी तो नहीं होगी, लेकिन देख लेना, मेरी बेटी एक दिन हम लोगों का नाम रोशन जरूर करेगी। पता नहीं क्या करेगी, मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। और उधर ससुराल में शिखा का रंग रूप तो सबको पसंद आ जाता है, लेकिन उसके काम ना करने की आदत सबके लिए सिर का दर्द बन जाती है। शिखा, तुम भी भाभी और मेरी बहनों और माँ की तरह काम क्यों नहीं करती हो? बेशक हम लोग जमींदार हैं, लेकिन घर का काम शुरू से ही औरतों ने अपने हाथों में लिया हुआ है। मुझे अच्छा नहीं लगता जब जब माँ कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता। ये सब शादी से पहले पूछना चाहिए था आप लोगों को, और ये काम वाम मुझसे नहीं होता। और उधर पद्मिनी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी के लिए तैयारी शुरू कर देती है। पेपर देने के बाद उसका सिलेक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हो जाता है। जब ये बात घर में पता चलती है तो कुछ भी कहो, लेकिन पद्मिनी ने हमारे खानदान का नाम रोशन कर दिया। आज तक हमारे घर में से कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं गया था। क्यों रे रतनलाल, तूने भी तो कितनी कोशिश करी थी कि तेरी सरकारी नौकरी हो जाए, पर देख देख तेरी बेटी ने तेरा नाम रोशन कर दिया। पहली बार सुहासिनी अपनी सास के मुंह से अपनी बेटी के लिए अच्छी बातें सुन रही थी। उसकी आंखें भर आती हैं। भाग्यवती जैसे ही अपनी पोती को गले लगाती है, रतनलाल को भी एहसास होता है कि उसने कभी भी प्यार से अपनी बेटी के सर पर हाथ तक नहीं रखा। वो कहते हैं ना कि एक इंसान की कामयाबी सबकी सोच बदल देती है। आज भाग्यवती के खानदान में भी यही सब हो रहा था। उर्मिला, जिसे अपनी बेटी के रंग रूप पर इतना गुमान था, पद्मिनी की कामयाबी देखकर वो जल भुन गई थी, क्योंकि आए दिन शिखा के ससुराल वाले शिखा की शिकायत के लिए फोन करते रहते थे। 1-2 साल हो जाता है पद्मिनी को नौकरी करते हुए। एक दिन उसके लिए एक रिश्ता आता है, और रिश्ता भी कोई छोटा मोटा नहीं। पद्मिनी जहां जॉब करती थी, वहीं के आयकर महानिदेशक के बेटे आकाश का रिश्ता पद्मिनी के लिए आता है, जो खुद भी आयकर विभाग में इंस्पेक्टर था। सुहासिनी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, और उसे गर्व होता है कि उसने अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दी, जिसकी वजह से आज उसे उसके रंग के लिए नहीं बल्कि उसके कार्य के लिए चुना गया है। और फिर धूमधाम से पद्मिनी की शादी आकाश के साथ हो जाती है।